बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 ए सेलुलर लाइफ। और इस चैप्टर में बेसिकली आप जो चीज़ स्टडी करने वाले हैं वो आमतौर पर इसमें वायरस है, इसके साथ साथ लाइफ साइकिल है बैक्टीरियोफेज वायरस का, कुछ वायरल डिजीज़ हैं, इसके साथ साथ HIV वायरस जो उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स हैं। चैप्टर क्योंकि छोटा है तो इसीलिए इस चैप्टर को मैंने पहले प्रिफेयर कर लिया है। ठीक है, ये आपके बॉटनी सेक्शन में जाएगा ये वाला चैप्टर। और अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसके जो MCQs हैं इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसे करना है आपने। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 115 पर यहाँ पर MCQs हैं। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं फटाफट आपको इसको मार्क करवा देती हूँ। सबसे पहला आपके पास क्वेश्चन है, वायरस इवॉल्व्स बाय यूजिंग ऑल ऑफ देम। अब इसमें कौन कौन से ऑप्शंस थे आपके पास? सेलुलर ऑर्गेनेल्स थे, सेलुलर एंजाइम्स थे, सेलुलर एनर्जी थे, ऑल ऑफ देम थे। तो क्योंकि वो इन तीनों चीज़ों को इस्तेमाल करता है इसीलिए इसका ऑप्शन है ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट आपके पास है पैथोजेनिसिटी ऑफ अ वायरस डिपेंड्स अपॉन, यानी वायरस की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो डिजीज़ कॉज करता है, जरासीम जो है उसको आगे ट्रांसफ़र करता है, वो किस पर डिपेंड करती है। तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, यानी कि 4 ही ऑप्शन होते हैं हर जगह, लेकिन इसमें से ऑप्शन नंबर बी है इफेक्टिव पेनिट्रेशन ऑफ इट्स जीनोम, यानी अपने जेनेटिक मटेरियल को इफ़ेक्टिवली बैक्टीरिया की बॉडी में या किसी और होस्ट की बॉडी में पेनिट्रेट कर देने का जो प्रोसेस है, इसके ऊपर वायरस जो है उसके जो डिजीज़ हैं वो डिपेंड करते हैं कि वो कितना ज़्यादा सीवियर किसी को इन्फेक्ट कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी। नंबर 3 पर आ जाओ, बैक्टीरियोफेज एस्केप फ्रॉम द होस्ट सेल बाय द एक्टिविटी ऑफ। अब इसमें देखें 3 से 4 चीज़ों के नाम हैं, लेकिन इसमें से करेक्ट ऑप्शन है लाइसोसोम्स, क्योंकि लाइसोसोम्स जो हैं यही क्या करते हैं, बैक्टीरिया की जो सेल है इसको रप्चर कर देते हैं और फिर बैक्टीरियोफेज वायरस जो है वहाँ से रिलीज़ हो जाता है। इसके बाद नंबर 4 पर देखो, स्मॉलर प्रोटीन्स आर कट डाउन एंड फॉर्म अ न्यू वायरस स्ट्रक्चर बाय द प्रोसेस ऑफ। अब इसमें है असेंबली। ठीक है, ये एक प्रोसेस पढ़ेंगे अभी आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में कि किस तरीके से जो वायरस होता है उसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं ये बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर जो हैं वो बनते हैं, और उसके बाद जब वो कंप्लीट मैचुरेशन के स्टेज में चले जाते हैं तो असेंबल हो जाते हैं। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, असेंबली। नेक्स्ट है नंबर 5 पे, वायरस दैट सीवियरली डैमेज मोटर न्यूट्रॉन्स एंड कॉज पैरालिसिस इज कॉल्ड। कौन सा वायरस ऐसा है कि ये क्या करता है कि जो दिमाग के मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उनको इफ़ेक्ट करता है और पैरालिसिस कर देता है। तो इसका आंसर है पोलियो। ठीक है, क्योंकि बाकी किसी में भी पैरालिसिस नहीं होगा, ना HIV में, ना डेंगू में, ना ही हर्पेस बीमारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रोटीन दैट कॉज पैथोजेनिसिटी इन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, यानी कि पैथोजेनिसिटी या पैथोजेनिसिटी कह लो आप इसको। इसका मतलब क्या होता है कि पैथोजन होते हैं जरासीम कॉज करने वाले ऑर्गेनिजम्स। तो पैथोजेनिसिटी का मतलब क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि डिजीज़ को आगे बढ़ा रहे होते हैं, ह्यूमन बॉडी जो है उसमें एंटर कर रहे होते हैं, वो कौन से होते हैं, ये है प्रियॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट है स्मॉलर देन वायरस हैविंग सिंगल स्ट्रैंडेड RNA विद सम डबल स्ट्रैंडेड रीजन्स आर कॉल्ड वीरोइड्स। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, डेंगू फीवर है, इसके बाद एन्सेफेलाइटिस है और येलो फीवर है। ये सब के सब किस ग्रुप ऑफ वायरस से डिपेंड करते हैं? देखिए, डेंगू फीवर का नाम तो आपने सुना होगा, येलो फीवर का नाम भी सुना होगा। एन्सेफेलाइटिस जो है वो एक किस्म की बीमारी होती है जिसमें जो ब्रेन होता है इसमें सूजन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फूलना शुरू हो जाता है इसके कुछ पार्ट्स, इसको कहते हैं एन्सेफेलाइटिस। तो ये चीज़ होती है, आपके पास ए ऑप्शन है यहाँ पे, आर्बो वायरस, इसकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा एक ख़ास किस्म का मॉस्कीटो जिसका नाम है एडिस मॉस्कीटो। ये किसका वेक्टर होता है? ये होता है डेंगू वायरस का वेक्टर। ठीक है, तो ये 10 हो गए आपके MCQs। अब आप आ जाएंगे सीधा क्वेश्चन आंसर्स की साइड पर। इसमें काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं और इसीलिए ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर छोटा है लेकिन इंटरेस्टिंग है। पहला सवाल देखें, डिस्कस द लिविंग एंड नॉन लिविंग स्टेटस ऑफ वायरस, यानी वायरस जो है ये किंगडम में कैसी पोजीशन पर है कि जहाँ इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये लिविंग होते हैं और कुछ जो है वो नॉन लिविंग होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं पेज नंबर 97 पर सीधा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक बात आपको बताती चलूँ कि वायरस का जो ये कैरेक्टर है ना, ये हमेशा से ये कह लीजिए सस्पिशियस है। किस सेंस में सस्पिशियस है कि अभी आप स्टडी करोगे तो देखोगे कि कुछ कैरेक्टर्स वो हैं जो लिविंग हैं और वो बिल्कुल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जैसे ही हैं, जबकि दूसरे
कैरेक्टर्स जो है वो ऐसे होंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बिल्कुल भी नहीं होते। ये प्लांट्स में होते हैं कैरेक्टर, लेकिन वायरस में मौजूद है। तो सबसे पहले आप पेज 97 पर आ जाओ, इसमें आप हेडिंग पुट करोगे लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने 3-4 ही पॉइंट आउट किया है जो इंपॉर्टेंट है, आपने उसी को मार्क कर लेना है। पहला देखो, वायरस रेप्लिकेट लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय यूजिंग होस्ट सेलुलर कंटेंट। वायरस क्या करता है, ये अपने होस्ट की बॉडी में एंटर हो जाता है और उसके बाद अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है। तो देखो 1 से 2 सेल और 2 से तीसरे सेल की जो प्रॉपर्टी होती है तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की होती है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लिविंग हो गए। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, इनके पास इनका अपना न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, चाहे वो डीएनए की शक्ल में हो या आरएनए की शक्ल में हो, लेकिन इनका अपना न्यूक्लिक एसिड होता है जिसको ये जीनोम के तौर पे ट्रांसफ़र करते हैं और दूसरे की बॉडी में यानी होस्ट की बॉडी में आमतौर पर क्या करते हैं, इसको ट्रांसफ़र करते हैं और वहीं से फिर इनकी आगे जो है मैचुरेशन होती है। अच्छा, जब इनका ये जो अपना डीएनए और आरएनए होता है, जो इनका अपना जीनोम कहलाता है, इनमें म्यूटेशन भी होती है। म्यूटेशन आप अच्छे से समझते हो कि इसमें एक पेरेंट सेल जो है वो 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का है, ये वायरस में मौजूद है। अच्छा, इसी तरीके से वायरस में कुछ अपनी ख़ास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जो कि एंजाइम्स की तरह काम करती हैं, और ये किसकी बॉडी में काम करेंगी, जब ये अपने होस्ट सेल में एंटर हो जाएगा, ठीक है। और ये होस्ट सेल मोस्टली क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। तो ये वाला भी एक पॉइंट हो गया। लास्ट एक पॉइंट देखो कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं जिस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नुकसान पहुंचाती है, बिल्कुल इसी तरीके से ये वायरस को भी नुकसान पहुंचाती है। तो यहाँ देखें मैंने तकरीबन 4 पॉइंट लगाए हैं। पहला यहाँ से यहाँ तक, सेकंड देखिए दे हैव से लेके म्यूटेशन तक, थर्ड देखो वायरस ऑल्सो से लेके होस्ट सेल तक, और लास्ट देखो अल्ट्रा वायलेट रेज से लेके अदर लिविंग सेल्स तक। ये 4 पॉइंट लगाए हैं। अब आ जाओ इसके नॉन लिविंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी तरफ। पहला पॉइंट देखें, ये रहा, वायरस में बिकम इनएक्टिव फॉर इनडेफिनिट पीरियड ऑफ द टाइम विदाउट रेप्लिकेशन। बहुत लंबे अरसे तक ही सुस्त पड़ा रहेगा, इनएक्टिव रहेगा। तो इसका मतलब जब कोई चीज़ बहुत लंबे अरसे तक काम नहीं करती तो वो लिविंग में तो काउंट नहीं होती ना, नॉन लिविंग ही हो जाती है। नेक्स्ट क्या हो गया, दे कैन नॉट परफॉर्म मेटाबॉलिज्म एंड जनरेट एनर्जी मॉलिक्यूल्स आइदर। ना तो ये मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करते हैं, ना ही ये एनर्जी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जनरेट करते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, दे डू नॉट एक्सप्रेस वाइटल एक्टिविटीज़, यानी जो आम एक्टिविटीज़ होती है ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जैसा कि रिस्पायरेशन है, एक्सक्रिएशन है, मूवमेंट वगैरह है, ये भी इसमें नहीं होती। लास्ट इसका पॉइंट क्या होगा, दे एक्ट एज अ नॉन लिविंग एंड नॉन रिएक्टिव पार्टिकल आउटसाइड द सेल। यानी अगर इसको होस्ट ना मिले, ये होस्ट की बॉडी से बाहर है, तो ये ना तो ये कह लीजिए कि एक्टिव है और ना ही ये लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है इसका। तो होस्ट की बॉडी से बाहर ये बिल्कुल डेड बॉडी की तरह पड़ा रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके 4 पॉइंट्स हो गए जो कि नॉन लिविंग के हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंस वायरस। पेज नंबर 100 पर आ जाइए, इसका आंसर मैं आपको देती हूँ। देखिए एक चीज़ तो समझ लीजिए कि एक साइंटिस्ट थे जो कि वायरोलॉजिस्ट थे। वायरोलॉजिस्ट का मतलब था कि ये स्टडी ही कर रहे थे वायरस के ऊपर, ठीक है। इनका नाम था डेविड बाल्टीमोर। इन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन में तकरीबन 7 किस्म के वायरस जो है ना उसको कहा था कि बस यही कैटेगरीज होती है। तो उसी में से देखें एक पार्ट आता है यहाँ पे जो कि पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस वाले सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस का होता है। अब पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस कौन से होते हैं, पहले तो आप इसको निशान लगा लो। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 3 लाइनें, ठीक है। अब मैं आपको समझा देती हूँ क्या चीज़ होती है। पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस का मतलब क्या होता है कि पहली चीज़ तो ये कि इनका जो आरएनए है ये सिंगल स्ट्रैंड यानी एक सिंगल धागे के ऊपर कंसिस्ट करता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि ये जो आरएनए इनका होता है जो कि सिंगल धागे जैसा होता है, यही मैसेंजर आरएनए की तरह डायरेक्टली जो है ना काम करता है। और डायरेक्टली काम करने का मतलब क्या होता है कि ये समझ लीजिए कि ये अपनी प्रोटीन्स खुद बनाता है, ठीक है। इसमें कोई भी ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि इसमें अक्सर ऐसा होता है कि कुछ डीएनए जो होते हैं वो अपने सीक्वेंस को आरएनए के सीक्वेंस में तब्दील कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस जो होते हैं इनमें क्या ख़ास बात होती है कि इनका अपना मैसेंजर आरएनए होता है, और ये क्या करता है, ये डायरेक्टली अपनी ही ख़ास किस्म की प्रोटीन जो उसको सिंथेसाइज करता है, और इस तरीके से इसका जो लाइफ साइकिल है ये चलता रहता है। इसकी एग्जांपल है कोरोना वायरस, डेंगू वायरस और हेपेटाइटिस सी के वायरस, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके पास यहाँ देखिए नेक्स्ट पेज पर
यह नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। सबसे पहले तो इसको भी लगा लो आप, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी 2.5 लाइनें तकरीबन के। अब ये क्या करते होते, ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, यानी कि इनका आरएनए भी सिर्फ एक धागे जैसा होता है। लेकिन ये क्या करते हैं, जब ये होस्ट की बॉडी में जैसे ही एंटर होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये प्रिपेयर करते हैं मैसेंजर आरएनए अपने आरएनए से होस्ट सेल की बॉडी में। और यहाँ पर एक प्रोसेस और इन्वॉल्व हो जाता है जो कहलाता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है कि ये होस्ट सेल की बॉडी में जो अपना आरएनए है उसको ये मैसेज देते हैं कि अब आप ख़ास किस्म की जो प्रोटीन है वो सिंथेसाइज करें। लेकिन किसकी बॉडी में सिंथेसाइज हो रही है, बैक्टीरिया की बॉडी में सिंथेसाइज हो रही है। यानी बैक्टीरिया का जो आरएनए है वो क्या कर रहा है, इनके लिए वो ख़ास किस्म की प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है और इनका जो मैसेंजर आरएनए है वो इसी तौर पे काम कर रहा है। यानी यहाँ पे जो प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाता है वो कौन सा हो जाता है, ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन प्रोसेस जो है इसका मतलब क्या होता है कि इसमें जो है आरएनए जो है ये क्या करता है, ये एक सीक्वेंस फॉर्म करता है और ख़ास किस्म की प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे ये होस्ट सेल जो है ये इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको इस्तेमाल करेगा, जबकि जो पॉजिटिव सेंस आपका था वायरस ये होस्ट सेल को इन्वॉल्व नहीं करता, ये डायरेक्ट काम करता है। ठीक है, ये इनडायरेक्ट काम करता है, ये फ़र्क है थोड़ा सा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये इन्होंने कहा है कि वायरस के ग्रुप बता दे बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन के हवाले से। तो पेज 100 पर ही आएंगे आप सीधा। ठीक है, अभी ही मैंने इत्तफाक से डिस्कस किया था इसको कि बाल्टीमोर जो इन्होंने 7 क्लासिफिकेशन की थी, ये वायरोलॉजिस्ट थे, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। सबसे पहले तो आप इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिएगा। यहाँ पे लिखिएगा वायरस क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम और ये लिख दीजिएगा डेविड बाल्टीमोर 1971 अ नोबेल प्राइज विनिंग वायरोलॉजिस्ट क्लासिफाइड वायरस इनटू 7 डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर जीनोम कॉन्स्टिट्यूशन। जीनोम कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल की कंपोजिशन है उसके बिहाफ पर ये जो बाल्टीमोर है इन्होंने 7 ग्रुप बनाए थे। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिखने के बाद यहाँ से लिखना द मॉडिफाइड क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस इज गिवन बिलो। ठीक है, अब इसके सिर्फ नाम लिखना। सबसे पहले हेडिंग डालना डीएनए वायरस, और इसमें जो है ना आपके पास 2 टाइप्स हैं। पहली है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस और दूसरी है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। ठीक है, सिर्फ नेम देना है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है आपके पास है आरएनए वायरस की। इसमें है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। ठीक है, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया। उसके बाद यहाँ आ जाए नंबर 5 पर, नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास हेडिंग आएगी रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस। ये इंटर कन्वर्टेड होते हैं। तो इसमें एक है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस विद अ डीएनए इंटरमीडिएट और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस विद एन आरएनए इंटरमीडिएट। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी 7 क्लासिफिकेशन के नाम हो गए आपके पास। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ रहा है हाउ डज बैक्टीरियोफेज वायरस इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ठीक है, पेज नंबर 104 पर आ जाएं आप। अब देखें इसमें ना 2 बातें होती हैं। बैक्टीरियोफेज को समझ लें आप। बैक्टीरियोफेज जो है वो ख़ास किस्म का वायरस होता है और इस वायरस का काम क्या होता है, ये किसी भी बैक्टीरिया की बॉडी में जाके क्या करता है, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसको मेक करना शुरू कर देता है। उसकी लाइफ साइकिल के 2 प्रोसेस होते हैं। तो ये इन 2 प्रोसेस की मदद से ही किसी भी बैक्टीरिया जो है उसकी बॉडी को इन्फेक्ट करता है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे निशान लगा लो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल्स फाउंड इन बैक्टीरियोफेज, द लाइटिक साइकिल एंड द लाइसोजेनिक साइकिल। सबसे पहले लाइटिक साइकिल की हेडिंग डालना। अब इसमें क्या होता है कि वायरस जो है वो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेगा। जैसे बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेगा तो अब ये क्या करेगा, बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। इस बैक्टीरिया को अब आप कहते हो कि ये होस्ट सेल है। ठीक है, ये होस्ट सेल के अंदर एंटर हो जाता है और उसके बाद इसका अपना जेनेटिक मटेरियल है ना, इसको ये रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब ये अपना रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है तो अब इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहलाता है वायरस प्रोजेनी। ठीक है, ये वायरस प्रोजेनी जो है ये रेप्लिकेट होना शुरू हो जाता है और जैसे ही ये इसकी समझ लीजिए कि क्वांटिटी बढ़ जाती है तो ये क्या करता है, ये ख़ास किस्म का एंजाइम सिक्रीट करता है, यही वायरस जिसको लाइसोसोम कहते हैं। और ये क्या करता है, बैक्टीरिया की जो वॉल होती है इसको रप्चर कर देता है और बाहर निकल आता है। अब ये आज़ाद हो जाता है और ये मज़ीद जो बैक्टीरिया होते हैं उसके आसपास उनकी बॉडी पे जाकर इसी तरीके से कब्ज़ा कर लेता है। इस तरह की लाइफ साइकिल जिसमें बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है और वायरस जो उसकी जो प्रोजेनी वो बढ़ती ही चली जाती है, इसको हम कहते हैं ये लाइटिक साइकिल है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लगा लोगे। अगला साइकिल देखो।
अभी हम इसकी डिटेल नहीं बतानी, क्योंकि इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में ना इसकी डिटेल इन्होंने पूछी है। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ इन 2 साइकिल्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो अगले साइकिल जो है इसमें है आपके पास लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसका शॉर्ट लगा लो कहाँ से कहाँ तक है। इन लाइसोजेनिक साइकिल से लेकर यहाँ तक देखें इंटरफेरेंस तक है। ठीक है, ये इतना ही लगाएंगे आप पार्ट। अब आपने क्या करना है, इसके बारे में बताना है कि इसमें असल में क्या होता है कि सबसे पहले जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है वो अपने होस्ट की बॉडी में जाके एंटर होता है। लेकिन होस्ट की बॉडी में एंटर होने के बाद ये इस तरह नहीं करता कि उसके प्रोजीनी पे कब्जा कर लेगा और अपना ही जीनोम जो है वो ट्रांसफ़र करता चला जाएगा, बल्कि ये क्या करेगा, इसके अपने जो जीनोम होते हैं यानी इसका अपना जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये क्या करता है, होस्ट के जेनेटिक मटेरियल के साथ उसको कॉन्जुगेट कर देता है। यानी अपना जेनेटिक मटेरियल होस्ट का जो जेनेटिक मटेरियल है उसके साथ इंजेक्ट कर देगा। एज अ रिज़ल्ट एक इंटरमीडिएट जीनोम बन जाएगा जिसको आप कहोगे प्रोफेज। इस प्रोफेज के अंदर वायरस और बैक्टीरिया दोनों के जेनेटिक मटेरियल मौजूद होते हैं। अब क्या करता है, बैक्टीरिया अपने नॉर्मल तरीके से जिस तरीके से भी उसको म्यूटेशन की मदद से अपने सेल्स को डिवाइड और रीडिवाइड करते रहना पड़ता है, ये बिल्कुल वैसा ही काम करता है। मगर एट द सेम टाइम इसको नहीं पता कि बैक्टीरिया के साथ साथ जो दूसरा जेनेटिक मटेरियल ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट होता चला जा रहा है वो कौन सा है, वो वायरस का है। तो इसमें फ़ायदा क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है इसकी डेथ नहीं होती इस वाले स्टेप में, लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में। लेकिन जो आपका वायरस होता है ये डिवाइड होता चला जा रहा होता है। ठीक है, यानी क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल भी बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ ही मिक्स है, तो दोनों के जो जेनेटिक मटेरियल है वो साथ साथ रेप्लिकेट होते चले जाते हैं और इस तरीके से वायरस की तादाद बढ़ती चली जाती है। अब एक स्टेप ऐसा आता है, फ़र्ज़ कर लीजिए कि लॉन्ग टाइम तक इसी तरीके से भी स्टे कर लेगा और अगर इसका मूड होगा तो ये क्या करेगा, ये अपना लाइसोसोम जो है ना इसको सीक्रेट करके बैक्टीरिया की सेल वॉल को रप्चर करके बाहर भी निकल सकता है। यानी जब चाहे ये लाइसोजेनिक साइकिल को एंड करके लाइटिक साइकिल में भी कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन जब तक लाइसोजेनिक साइकिल चलता है तब तक बैक्टीरिया और वायरस दोनों की ज़िंदगी साथ साथ चल रही होती है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसको करना है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि अल्फाज में वो इस्तेमाल करूँ जो आपको आसानी से समझ में आ जाए, बजाय इसके कि मैं बहुत मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स यूज़ करूँ। तो मैं आपके लिए इसको बिल्कुल सिंपल बना के बता रही हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास वो देखें, डिफ्रेंशिएट लाइटिक एंड लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल्स ऑफ बैक्टीरियोफेज। इसका आंसर बिल्कुल वही है जो मैंने अभी आपको लगवाया है। यानी आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल दोनों की डेफिनेशन लिख देनी है उसकी डेफिनेशन में। लेकिन आपने क्या करना है, उस डेफिनेशन को इस तरीके से लिखना है। इस तरफ आपने एक तरफ आपने लाइसोजेनिक साइकिल लिखनी है और इस तरफ आपने लाइटिक साइकिल लिखनी है। ठीक है, और डेफिनेशन दोनों की लिख देनी है। तो उसमें बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा कि लाइटिक साइकिल जो है इसमें आपका जो बैक्टीरिया है इसकी डेथ हो जाती है, जबकि जो आपके पास लाइसोजेनिक साइकिल होता है इसमें बैक्टीरिया की लाइफ भी चलती चली जाती है। ठीक है, ये फ़र्क होता है। तो बस अभी जो मैंने दोनों डेफिनेशन लगवाई हैं आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में, तो वही आपने क्या करनी है क्वेश्चन नंबर 5 में भी यहाँ पर लाइटिक और यहाँ पर लाइसोजेनिक साइकिल की जस्ट डेफिनेशन दे देनी, यही वो क्वेश्चन। ठीक है, अगला सवाल आ जाइए आप। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास व्हाट इज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, हाउ इट परफॉर्म्स बाय HIV इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो आप आ जाओ सीधा पेज नंबर 108 के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको सिखा दूँ, यहाँ देखें, ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इससे पहले ना आप टर्म ट्रांसक्रिप्शन समझ लीजिए क्या होती है। जो टर्म ट्रांसक्रिप्शन होती है इसका मतलब क्या होता है कि इसमें जो DNA होता है ये अपने आप को रेप्लिकेट करके बिल्कुल उससे आइडेंटिकल RNA जो है उसको बना देता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जब हम बात करते हैं ना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की, तो इसी प्रोसेस को ना आप उलट दें। अब इसमें क्या होता है, जो वायरल DNA होता है वो एक बिल्कुल नया DNA बनाता है जो बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी होता है, RNA जैसा इसका सीक्वेंस होता है। इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, वायरस यूज़ करता है अपना ख़ास किस्म का एंजाइम जिसकी मदद से वो किसमें कन्वर्ट करता है अपने आप को DNA में, और इस एंजाइम का नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हो गई आपकी। अब इधर आ जाइए, यहाँ पर आपको ये देखिए ह्यूमन वायरस जो है जी, यहाँ पर आ जाए आप। सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक लगा दें, पेज नंबर 109 है आपका। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, एक वायरस होता है जिसे कहते हैं HIV वायरस। ठीक है, अब ये HIV वायरस का काम क्या होता है, ये असल में बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है इसको सीधा सीधा टारगेट करता है। और हमारी जो मोस्ट वैल्यूएबल
बॉडी इम्यून सिस्टम होता है, इसमें ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जिसे कहते हैं लिम्फोसाइट सेल्स। ये डिफेंस के लिए काम करते हैं, इम्यून सिस्टम जो उसको बूस्ट करते हैं। ये सीधा उधर ही पे जाके क्या करता है, टारगेट करता है। और टारगेट करने पर क्या करता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो सेल्स हैं ये अपनी कह लीजिए कि वर्किंग जो है इसको लूज़ करने लगते हैं। इनका जो इम्यून होता है ये बिल्कुल ही डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। एंड एक वक्त ऐसा आता है कि ये बॉडी में जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं इसकी जो टॉक्सिसिटी है इसको रिमूव करना ख़त्म कर देता है। तो HIV का जो काम होता है वो क्या होता है, ये बेसिकली बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है सबसे पहले इसको डैमेज करता है और उसके बाद बॉडी में जितनी भी किस्म के कह लीजिए कि बीमारियां होती हैं उनसे लड़ने की ताकत ख़त्म हो जाती है। फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस हो गई, निमोनिया हो गया, कैंसर हो गया, ठीक है, या और इस किस्म की और कोई सी भी बीमारी हो गई, जैसे वो पेशेंट को अटैक करेगी तो फिर उसकी कॉन्सिक्वेंटली डेथ हो जाती है, क्योंकि इसमें जो इम्यून सिस्टम है ये पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है। ये नुकसान होता है HIV का, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने क्या करना है, इसको लगा देना है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7। ये आपसे कह रहा है कि आपने 5 एनिमल और 5 प्लांट वायरस और उनके नाम बताने और उनके सिम्टम्स बताने और उनका वेक्टर बताना है। पेज नंबर 110 पर और 113 पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 110 पर आ जाएं आप, यहाँ देखें, जल्दी से इसको लगाएंगे आप। यहाँ पर आप ये देखें, सबसे पहले डिजीज़ का नाम लिखें हेपेटाइटिस, इसका जो वेक्टर है ये हेपेटाइटिस वायरस, और इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। इसमें फ़ीवर है, पेन है, बेली में डार्क येलो यूरिन हो सकता है, इसके साथ साथ जॉन्डिस हो सकती है, जॉइंट पेन हो सकता है, ये सारे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास वायरस है इसको देखें, ये है हर्पस, ठीक है। अब ये है हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस, इसका ये वेक्टर है और इसके जो सिम्टम्स हैं ये देख लें, ये कौन कौन से हो सकते हैं। फीवर, ब्लिस्टर हो सकता है माउथ और प्राइवेट पार्ट्स के आसपास। इसी तरीके से एक पर्सन जो है अगर उसको जेनाइटल रीजन्स में वहाँ पे दर्द हो रहा है तो ये वहाँ पे भी मतलब उसकी जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसी तरीके से बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, यूरिन में फ्लू हो सकता है, फीवर हो सकता है, ठीक है। और ये वायरस आमतौर पर क्या करता है, स्किन से, माउथ से, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, इसके साथ साथ जो एनस है, इन सब जगहों से जो है ये ट्रांसमिट होता है। 2 तो ये हो गए। इसके बाद यहाँ आ जाइए, यहाँ पर एक, क्योंकि इन्होंने एनिमल के साथ साथ प्लांट का भी पूछा था तो कॉटन लीफ डिजीज़ का आप मेंशन कर दें। इसमें बेगोमो वायरस जो है ये वाला वायरस वेक्टर है और ये वायरस जो है ये क्या करता है, ये आमतौर पर वाइट फ्लाई पेस्ट जो है इसकी मदद से ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट आ जाओ आप, नेक्स्ट पेज पे भी देखें 2 वायरसेस हैं, इसमें से 2 आप लगा लें कोई से भी, क्योंकि आपको टोटल 5 बताने थे, 3 मैंने वहाँ लगा दिए। चिकनगुनिया वायरस, इसका जो वेक्टर है वो है एडिस मॉस्कीटो और नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स हैं। इसकी ट्रांसमिशन कहाँ से होगी, ब्लड से होगी। इसके सिम्टम्स आप चेक कर लें, इसमें हेडेक हो सकती है, जॉइंट पेन हो सकता है, नोज़िया, वॉमिटिंग हो सकती है, पेनफुल आइज़ हो सकती हैं। इसके बाद डेंगू वायरस है, ये भी एडिस मॉस्कीटो से फैलता है, ये ब्लड से ट्रांसमिट होता है, इसमें वॉमिटिंग है, पेन है, नोज़िया है, ये सारी की सारी बीमारियां हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के साथ ही, क्योंकि क्वेश्चन इसमें ज़्यादा थे, वीडियो लंबी हो गई है, तो इसी वजह से नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें बाकी पार्ट इंशाल्लाह किया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।